अध्याय 12 संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संरचना का प्रादुर्भाव। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विविध विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानून ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। पुनः सज्जन सिंह केस 1964 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मत की फिर से पुष्टि की। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। लेकिन गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल ली। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसीलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट ओवरूल कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रक्रिया में संसद ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया
क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, जो इस प्रकार है। चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का आदाता उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। पुनः वामन राव मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। मूल संरचना के तत्व। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है, जो कि इस प्रकार है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुँच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सारतत्व। अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ। अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। यहाँ इस पुस्तक का भाग 1 और अध्याय 12वां समाप्त होता है।